पिछले क्लास में क्लास 10th चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसे हम डिस्कस कर रहे थे और इसे डिस्कस करते हुए हम पहुंचे थे इस चैप्टर के दूसरे भाग में, जो कि है दृष्टि दोष से संबंधित। पहले भाग में मैंने आपको बताया था मानव नेत्र की संरचना एवं उसकी क्रियाविधि, जिसमें कि हमने जो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स पढ़े थे उनकी जरूरत हमें आज पढ़ने वाली है। ऑलमोस्ट सभी की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन लास्ट में जो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, मानव नेत्र का दूर बिंदु और मानव नेत्र का निकट बिंदु, ये दोनों की जरूरत हमें आज पड़ेगी दृष्टि दोष में। और इसके अलावा हम ये समझते हैं कि दृष्टि दोष होता क्यों है। ठीक है, मनुष्यों में दृष्टि दोष होता क्यों है। देखिए, मनुष्य में जो दृष्टि दोष है वो डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो अपवर्तन दोष हम उन्हें कहते हैं। कौन से दोष? अपवर्तन दोष। मतलब कि जब हमारे जो आंख की अपवर्तन करने की जो शक्ति होगी उसमें कोई दोष आ जाएगा। ओके, सो अपवर्तन से संबंधित तो हम बोलते हैं 3 प्रकार के अपवर्तन दोष होते हैं। नंबर 1 दूर दृष्टि दोष, नंबर 2 निकट दृष्टि दोष, और नंबर 3 होता है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता। तो ही इनको हम एक एक करके समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो मनुष्यों में दृष्टि दोष हमने बोला अपवर्तन दोष 3 प्रकार से होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं दोष, जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी की आंख में मोतियाबिंद का जो रोग होता है उसमें भी उसे दिखाई नहीं देता है। मोतियाबिंद से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको मतलब या तो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा या तो चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। उन्हें भी हम पढ़ेंगे, उन्हें हम अपवर्तन दोष के अंदर नहीं रखते हैं। अपवर्तन दोष के अंदर दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता जैसे दोष आएंगे। इन दोषों में सबसे फर्स्ट यदि दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट का तो दिखाई देता है परंतु दूर का नहीं दिखाई देता। निकट दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होगा वो दूर की वस्तुओं को तो देख पाएगा स्पष्ट रूप से, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। उसके बाद निकट दृष्टि दोष में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। निकट की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाएगा। और जरा दूर दृष्टिता एक डिफरेंट टाइप का रोग है। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेटेबल है। इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। जरा दूर दृष्टिता मोस्टली पक्षमापी पेशियां जो हैं, जो अधिक उम्र के लोग होते हैं, आयु बढ़ने पर पक्षमापी पेशियों की जो वीकनेस है, कमजोरी, उनके कारण जरा दूर दृष्टिता जैसा रोग होता है। अभी हम सबसे पहले दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को समझते हैं एक एक करके इनके रे डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले दूर दृष्टि दोष। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो दैट मीन्स कि नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उसे लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन से प्रकार का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, इन चीजों को हम समझेंगे स्मार्ट बोर्ड पर। तो दूर दृष्टि दोष, उसके बाद निकट दृष्टि दोष और उसके बाद जरा दूर दृष्टिता, और एक और दोष इसके अलावा मैंने आपको बताया जो कि मोतियाबिंद का दोष है। इन सबको हम 1 by 1 समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। इनका किरण आरेख भी आपको बनाना आना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बता देता हूं किस प्रकार से आता है। दूर दृष्टि दोष की परिभाषा एवं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इसे किरण आरेख की सहायता से समझाइए। ठीक है, इसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष में भी क्वेश्चन आ जाएगा या फिर जरा दूर दृष्टिता में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को समझते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो सबसे पहले
तीन प्रकार के दोष हो गए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता, है ना। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया। अच्छा, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद जरा दूर दृष्टिता। तो वन बाय वन समझते हैं। पहले मैंने बोला निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो है ये एक जैसे हैं, आप एक को याद करेंगे दूसरा आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, निकट दृष्टिता को समझाइए, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, निकट दृष्टि दोष को ही निकट दृष्टिता कहते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में इसका अपोजिट हो जाएगा, अभी उस पर आएंगे। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। देखिए मैंने बोला था दूर बिंदु और निकट बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूर बिंदु हमने देखा था, मानव नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर। तो जब निकट दृष्टि दोष आएगा तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दूर बिंदु नेत्र के पास आ जाएगा, जिसको कहां पर होना चाहिए, अनंत पर, ठीक है। अब इसका दीर्घ दृष्टि दोष, आपने निकट दृष्टि दोष याद कर लिए 3 पॉइंट्स। अब दीर्घ दृष्टि दोष में आप इनको इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टिता भी या दूर दृष्टिता भी कहते हैं। इजी हो गया, पहला पॉइंट रिलेट हो गया। देन सेकंड, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति कहां दूर की वस्तु तो देख पाएगा, स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। तो दूसरा पॉइंट जैसे यहां लिखा था हमने उसका ठीक अपोजिट लिख देना। थर्ड, ऐसा दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर पर होता है, 25 सेंटीमीटर। ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, दूर हट जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में यहां पर दूर बिंदु का जिक्र हुआ था, यहां पर आप निकट बिंदु का जिक्र करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से हट करके नेत्र के पास आ जाएगा और दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति के जो नेत्र का दृष्टि का निकट बिंदु है वो दूर हट जाएगा। ओके, सो ये तो हो गए इसमें 3 डिफरेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। सबसे फर्स्ट, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, अभी आप इनको ऐसे याद कर लो, मैं जब रे डायग्राम बताऊंगा तो वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। एंड सेकंड चीज, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से हम निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं, संशोधन कैसे होगा। तो संशोधन हम इसको अवतल लेंस की मदद से इसको संशोधित करेंगे। ओके, अवतल लेंस की मदद से हम इसे संशोधित करेंगे। नेक्स्ट, इसका ठीक अपोजिट दीर्घ दृष्टि दोष में। कारण यहाँ पर क्या था, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है ना। देन सेकंड कारण, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यहाँ पर आएगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उसके बाद संशोधन, यहाँ पर अवतल लेंस यूज करा था, यहाँ पर उत्तल लेंस यूज करेंगे। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आप एक याद करेंगे तो दूसरा आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं इसका रे डायग्राम कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ये निकट दृष्टि दोष युक्त कोई नेत्र है, जिसकी आंख में निकट दृष्टि दोष होगा, उसका नेत्र में जो किरण आरेख है वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसको यहां पर मैं इस प्रकार समझाता हूं। ये सपोज नेत्र है, इस पर यहां से किरण पड़ी और ये रेटिना पर जाकर के मिल गई, ठीक है। यहां पर आपको पता है यहां पर क्रिस्टलीय लेंस भी होता है। तो रेटिना पर जाकर मिल गई, प्रतिबिंब बन गया, है ना। लेकिन हमने क्या बोला, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबा होने का मतलब क्या होगा कि ये अगर लंबा हो जाए, ये लंबा हो जाए मतलब ऐसा हो जाए, या कैसा हो गया, इस प्रकार से। तो अगर नेत्र गोलक इस टाइम लंबा हो गया
तो प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, यहां पर, लेकिन पहले कहां बनना था, यहां पर, है ना। तो इसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। समझ गए आप निकट दृष्टि दोष क्यों आया? पहले तो इसका प्रतिबिंब सही जगह पे बन रहा था, है ना, रेटिना पर बन रहा था, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पे तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण ही दोष होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनाना है। तो इस बिंदु पर बनाने के लिए अब क्या करेंगे, इन किरणों को हम थोड़ा और दूरी तय करानी है, इनकी दूरी थोड़ा सा बढ़ानी है ना। अब इनकी दूरी बढ़ानी है तो अब हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस क्यों नहीं यूज करा हमने यहाँ पर, तो इसको समझिए। देखिए ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस कैसा लेंस होता है, अपसारी लेंस। तो इसकी जो क्षमता होती है वो अपसरित करने की होती है। अपसरित इन द सेंस कि अगर इस पर प्रकाश किरण पड़ेंगी तो वो ऐसी हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अगर इस पर प्रकाश किरण पड़ेंगी तो वो फैल जाएंगी, और हमको यहाँ पर फैलाना ही तो है। देखिए नजदीक है, यहाँ पर देखिए पहले बन रहा है प्रतिबिंब, हमको रेटिना पर बनाना है। तो मतलब ये जो किरण यहाँ से जा रही है, इन किरण को हमको फैलाना है, थोड़ा सा और इनको दूर दूर करना है ताकि ये रेटिना पर फोकसित हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस हमारा काम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अपसारी लेंस है, इसका काम है प्रकाश किरण को अपसरित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम अवतल लेंस कर लेता है। हम अवतल लेंस लगाते हैं तो देखिए ये किरण इन्होंने थोड़ा सा अपसरित कर दी, और अब जो है इसका पाथ थोड़ा लंबा हो गया। अब हमारा जो प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बन रहा है, तो इसकी आंख जो हो गई अब ठीक हो गई इस व्यक्ति की, है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले अगर हम ये नहीं लगा रहे थे तो ऐसे प्रकार से किरण आ रही थी और यहाँ पर मिल रही थी, ऐसे प्रकार से किरण आ रही थी, यहाँ पर मिल रही थी, और हमें दृष्टि दोष हो रहा। बात समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को भी। तो दीर्घ दृष्टि दोष में समझिए, ये सपोज ये रहा होगा नेत्र पहले, है ना, नेत्र ये रहा होगा, नेत्र गोलक इस प्रकार से रहा होगा, बिल्कुल सही है, किरण आ रही है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन क्या हो गया, नेत्र गोलक छोटा हो गया, नेत्र गोलक हो गया छोटा। तो छोटा इन द सेंस कि ऐसा हो गया, तो अब प्रतिबिंब तो यहीं पर बनेगा रेटिना पर, जो पहले केस में बन रहा था। ये तो नेत्र गोलक छोटा हो गया ना, तो इसकी क्या गलती, इसको तो अपना काम वैसे ही करना जैसे पहले कर रहा था। लेकिन जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो व्यक्ति को देखने में तो दिक्कत आएगी। तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो कौन सा दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। ये हमने पीछे पढ़ा है ना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, तो अब हमको क्या करना है, ये बहुत ज्यादा दूर दूर जा रही है, हमको इनको नजदीक लाना है। हमको इनको क्या करना है, किरणों को नजदीक लाना है। तो नजदीक लाने के लिए आप कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता होती है अभिसरित करने की किरणों को। तो ठीक जैसे देखिए अवतल लेंस ने क्या करा था, किरणों को दूर दूर किया था ना, तो ये उत्तल लेंस है सपोज, तो ये क्या करेगा, किरणों को ऐसे पास पास ले आएगा, ऐसे पास पास ले आएगा। ओके, सो उत्तल लेंस क्या कर रहा था, उत्तल लेंस किरणों को दूर दूर ले जा रहा था। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, किरणों में जो एक्स्ट्रा बैंड आ रखा था उसको कम करेगा और किरणों को नजदीक लेकर के आएगा, और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा और हमको वस्तु दिखाई देगी। ठीक है ना। सो जो आपके आई डॉक्टर्स होते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। मतलब कि ये किसी का ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा ही पीछे भी हो सकता है, इस पॉइंट पर भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि अगर ये बिंदु ज्यादा दूर है तो मतलब ज्यादा दोष है, तो उसके लिए हम इसको ज्यादा पावर वाले लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपका आई सर्जन है वो यही चेक करता है कि कितने पावर का लेंस आपकी आंखों में लगना चाहिए, उत्तल लेंस या अवतल लेंस कितने पावर का लगना चाहिए। कि पहली चीज तो इसमें दोनों दृष्टि दोष हमको दिखाई देंगे, और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, मतलब दूर दृष्टि दोष हमको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में जरा दूर दृष्टिता में दूर दृष्टि दोष ज्यादा देखने को मिलेगा। इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है। ठीक, क्योंकि निकट बिंदु दूर हट गया तो पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होगी। कारण क्या होंगे इसके, कारण है, मेन कारण तो यही है। ठीक है, आयु में वृद्धि होने के कारण, जब आपकी आयु बढ़ते जाती है तो मैंने आपको बताया था जो पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है तो उसकी मसल्स तो कमजोर होती जाएंगी ना। तो जो आंखों में जो पेशियां होती है, पक्षमावी पेशियां, दैट टू वो भी क्या होती है, कमजोर पड़ने लग जाती है। उनका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, नेत्र की समंजन क्षमता से।
तो जब वो कमजोर पड़ने लग जाएंगी तो यहां पर आपको जरा दूरदृष्टिता देखने को मिलेगी। कब? जब आयु में वृद्धि होगी। देखिए जो पॉइंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, पक्षमापी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण और क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण, तो ये भी एक कारण है। इसके बाद हम समझेंगे कि इसका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम कैसे इसको सही कर सकते हैं? द्विफोकसी लेंस। ओके, सो ये द्विफोकसी लेंस क्या होते हैं? सपोज मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये कोई चश्मा है, ठीक है, तो इस प्रकार से सपोज कोई चश्मा है, समझ सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो उसमें नीचे की तरफ क्या होता है? एक लेंस नीचे की तरफ होता है जो डिफरेंट होता है, और ऊपर की तरफ दूसरा लेंस होता है। एक लेंस इधर और दूसरा लेंस इधर, ऐसे ही सेम, एक लेंस इधर दूसरा लेंस इधर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जो लेंस है दोनों आंखों में उनकी पावर सेम हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की पावर सेम हो, दोनों की पावर डिफरेंट भी हो सकती है। तो आप देखना आपके आसपास कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनका चश्मा जो आंख में होगा उसमें आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। आप उसको टच करके देख सकते हैं तो आपको महसूस होगा, ठीक है ना। तो द्विफोक्सी लेंस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था इसमें दो प्रकार के लेंस होंगे, उत्तल और अवतल दोनों लेंस होंगे, ठीक है। ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और निचला भाग किसका होगा? उत्तल लेंस का। तो अवतल लेंस आपको पता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करेगा। इसके बाद एक और आपने टर्म जो पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट लेंस। सो कॉन्टैक्ट लेंस आज की डेट में, मॉडर्न डेट में यूज किया जा रहा है। इसमें चश्मा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये थोड़ा मॉडर्न टेक्निक है। इसके बारे में आप ट्राई कीजिएगा ढूंढने की। ये कॉन्टैक्ट लेंस टाइप के होते हैं, इनको आपको आंख के अंदर ही पहनना पड़ता है, पुतली के प्रकार का होता है ये, ठीक है। सो इस प्रकार से हम जरा दूरदृष्टिता को सही कर सकते हैं। अच्छा, एक और पार्ट मैंने आपको बताया था, एक और प्रकार का दोष होगा मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। इसमें क्या होगा? अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर धुंधली परत चढ़ जाती है। तो ये धुंधली परत आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर की, जिससे लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद इज सिंपली कि जो उनके आंख में लेंस पर, ठीक है, उनकी आंख में लेंस पर एक दूधिया कलर की परत, आपको दूधिया कलर की आकृति दिखाई देगी। उसको चढ़ने के कारण उसकी दृष्टि में जो दोष आएगा उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ओके, कारण क्या है? सिंपल है कि लेंस जो होगा दूधिया और धुंधला हो जाएगा। इसके निवारण, इसका एक ही ऑप्शन है, आपको सर्जरी या फिर शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट सर्जरी इसका ठीक होना पॉसिबल नहीं होता। तो ये थे मानव नेत्र में दृष्टि दोष। हमने देखा अभी कि 3-4 प्रकार के दृष्टि दोष हमने देखे, उसमें से दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता, और उसके बाद लास्ट हमने देखा मोतियाबिंद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले प्रिज्म पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रिज्म, आपने पिछले चैप्टर में, इससे पहला जो चैप्टर था, चैप्टर 10 में आपके पास, चैप्टर 10 का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। वहां पर था आपके पास कांच का आयताकार स्लैब, आयताकार स्लैब, ठीक है। उसको रिलेट करता हूं तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। आयताकार स्लैब क्या होता था? सपोज इस प्रकार का स्लैब है, ठीक है, ये कांच का स्लैब। अब क्या होती थी? प्रकाश किरण, आप इधर से प्रकाश किरण गुजारते थे तो जाना तो इसको चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके जाती है कैसे? ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सी मुड़ जाती है, तिरछी, ओके, हल्की सी तिरछी मुड़ जाती है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक। और यहां से फिर इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये फिर से और थोड़ा सी तिरछी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को, जो ये घटना है, ये फिनोमिना, इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन किससे हुआ? कांच के आयताकार स्लैब द्वारा, ठीक है। तो कांच के आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जब ये अपवर्तन
प्रिज्म से होगा तो हम बोलेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। और यहाँ पर जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। तो आप बोलेंगे श्वेत प्रकाश का क्या मतलब है? तो श्वेत प्रकाश का सीधा सीधा मतलब है जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। ओके, सो हमको देखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रिज्म में जाने के बाद किस फिनोमिना को स्टार्ट करता है, और उसको हमको डिटेल में पढ़ना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पीछे वाले टॉपिक से, इस चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। एट लास्ट ऑफ द चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में कब कब क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस प्रकार के हैं। सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट घटना है। अभी मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये प्रिज्म है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ से व्हाइट लाइट गई तो होना क्या चाहिए था, इसको ऐसे सीधे जाकर के ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण, कौन सी घटना? अपवर्तन। जैसे मैंने अभी आपको कांच के आयताकार स्लैब में दिखाया था ना, ऐसे ही क्या होता है, ये प्रिज्म, ये जो प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण, ये मुड़ जाती है। ओके, और 2 बार मुड़ी, जैसे कांच के स्लैब में भी जितनी बार माध्यम में परिवर्तन होगा उतनी बार ये मुड़ेगी। ठीक है, अगर आगे भी यहाँ भी माध्यम चेंज होता है तो ये फिर से मुड़ जाएगी। ठीक, और ये क्या होती है, 7 प्रकार के रंगों में विभाजित हो जाती है। नेचुरल फिनोमिना है, हमको इसी को पढ़ना है। ये रंग कौन कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला तथा बैगनी। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से भी याद रखते हैं, बेनियाह पिनाला। ओके, और इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं विबग्योर। सो ये विबग्योर क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या समझने में मदद करेगा, इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें जो जो बातें बताएगी उसको आप रिवाइज कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के साथ। थैंक यू वेरी मच।